नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल बिंदु पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस के महासंग्राम सीरीज का तीसरा सेट लेकर आए हैं जो स्पेशल ग्रुप डी के लिए है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसकी पूछे जाने की संभावना है। तथा इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। आपके ऑप्शंस हैं गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए, जब हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु में जब गति के कारण कार्य करने का जो क्षमता उत्पन्न होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं दाब, बल, संवेग, त्वरण। इसका सही आंसर आपका संवेग हो जाएगा। देखिए, गति का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है। देखिए, गति का दूसरा नियम कहता है कि जब किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। इसको हम गति का दूसरा नियम कहते हैं। गति के दूसरे नियम से बल की व्यंजक प्राप्त होती है, यानी F=ma। ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि गति के फर्स्ट नियम से बल का परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था। आपके ऑप्शंस हैं डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमसन। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। देखिए, गति का प्रसिद्ध नियम जो था वो न्यूटन ने दिया था। इसको हम गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था, जिसमें प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है और द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक होता है F=ma। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब किसके बराबर होता है। बल बटा क्षेत्रफल के बराबर, बल प्लस क्षेत्रफल, बल इंटू क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल बाई बल। इसका सही आंसर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। देखिए, दाब यानी प्रेशर P=F यानी F/A। P=F/A। F मतलब फोर्स और A मतलब एरिया। जब एरिया हम बढ़ता है तो दाब घटेगा और जब एरिया घटता है तो दाब बढ़ता है। इसलिए हम कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति लेटा हुआ रहता है तो उसका दाब कम लगता है, जबकि जब कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसका दाब अधिक रहता है, क्योंकि उसका एरिया घट जाता है तो दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस कारण से बादल आकाश में तैरते हैं। आपके ऑप्शन हैं निम्न तापमान, निम्न गति, निम्न घनत्व, निम्न दाब। इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। देखिए, बादलों के आकाश में तैरने का एकमात्र कारण उसका निम्न घनत्व है। कम घनत्व होने के कारण ही बादल का भार वायु में कम रहता है और वे तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह रहा आपका छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। आपके ऑप्शंस हैं तीव्रता, आयाम, आवृत्ति, लय। देखिए, इसका सही आंसर आवृत्ति हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, और हम जानते हैं ध्वनि का तारत्व जो होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिस कारण ध्वनि का तारत्व उच्च होता है
वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है तथा जिस ध्वनि का तारतम्य निम्न होता है वह ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति वाली होती है। जैसे महिलाओं का आवाज़, मच्छर का भिनभिनाहट, ये सब जो होता है इसका तारतम्य उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। घर्षण बल डैश से कार्य करता है। घर्षण बल डैश कार्य करता है। बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल के दिशा के विपरीत। इसका सही आंसर बल की दिशा के विपरीत हो जाएगा। घर्षण बल हमेशा बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए थे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ण, चांदी, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर स्वर्ण हो जाएगा। देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा कण को स्वर्ण के पत्थर पर प्रक्षेपित किया था। इन्होंने 1911 में अल्फा कण को प्रकीर्णित किया था स्वर्ण के पत्थर पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। एक आवर्त में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं। एक आवर्त में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं। देखिए आवर्त की बात आता है तो हम लोग पहले आवर्त सारणी को देखते हैं। देखिए इसमें क्षैतिज आवर्त, क्षैतिज यानी ये, इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं और ये ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो इस क्षैतिज आवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आवर्त कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर को जो क्या हम लोग क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहा जाता है। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं और इसको क्षैतिज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा था कि एक आवर्त में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्ति को हम लोग आवर्त कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर अगर रहता तो इसको समूह या वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठे आवर्त में कितने तत्व है। छठे आवर्त में कितने तत्व हैं। तभी हमने बताया कि इसको हम लोग आवर्त कहते हैं और इसको वर्ग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि छठे आवर्त में जब बता रहा है, पूछ रहा है, तो हम लोग देखते हैं छठे आवर्त में। देखिए छठे आवर्त में यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। छठे आवर्त में यहाँ पे आपका 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 14, 15 16, 1 17 और यहाँ पे है, यहाँ पे फिर 15 है, यहाँ पे 15 है, यानी 17 और 15 32 हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि छठे आवर्त में जो है हमारे तत्वों की कुल संख्या जो है 32 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं बोर, मेंडलीव, आइंस्टीन, मोसले। इसका सही आंसर आपका मोसले हो जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मोसले ने की थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए आवर्त सारणी में ये जो होता है इसे एस ब्लॉक कहा जाता है, इसे पी ब्लॉक कहा जाता है, इसे डी ब्लॉक कहा जाता है और ये नीचे वाला जो होता है ये दोनों, इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो आवर्त सारणी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो 57 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 57 जो होता है यहाँ 56 है, यहाँ पे 56वां तत्व है और यहाँ पे 57वां तत्व आता है जिसको हम लेंथेनियम कहते हैं और लेंथेनियम कहते हैं। और उससे आगे वाले जितने तत्व होते हैं यानी परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक के जितने तत्व होते हैं उसको हम लोग लेंथेनाइड्स कहते हैं, जो एफ ग्रुप में आते हैं। 58 से 71 वाले तत्व जो आते हैं एफ ग्रुप में आते हैं, जबकि 57वां तत्व यानी लेंथेनियम जो आता है ये डी ग्रुप में आता है, डी ब्लॉक में। तो हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है।
आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, आदर्श गैस, क्षार धातु। पहले हम लोग आवर्त सारणी में देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था कि क्षैतिज जो कतारें होती हैं इसको हम लोग आवर्त कहते हैं और उदग्र कतारों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो जब इस आपका क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट वर्ग में, यानी इसकी बात कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु। जबकि द्वितीय वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट आवर्त के यानी आवर्त के वर्ग 1 के तत्वों का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षार धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? अभी हम लोगों ने अब हम लोग आवर्त सारणी में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 57 वाला तत्व जो होता है, जो यहाँ पे है लिथेनियम, 57 वाले परमाणु क्रमांक संख्या के जो तत्व होते हैं उसको हम लिथेनियम कहते हैं, और 89 परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम लोग एक्टेनियम कहते हैं। तो यानी एक्टेनियम कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 89 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दे रहा है? 282, यानी 2 + 8 + 2, 8 2 10 2 12, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 12 होंगी। इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं? 12 होंगे। तो हम लोग पहले आवर्त सारणी में देखते हैं। आपका पूछ रहा है यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में से संबंधित है? किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो वह आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से, यानी इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, तो आवर्त 3 से तथा समूह बी से संबंधित है, यानी समूह 2 से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम आ जा रहा है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका निकालें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1s 2s 2p 3s। यहाँ पे हम देखें तो एस में 2 आते हैं, एस में 2 आता है, पी में 6 आता है, और एस में फिर 2 आता है। यहाँ पे हम देखें तो 2, फिर दूसरे आवर्त में 6 और 2 8, और यहाँ पे तीसरे आवर्त में 2 हो जा रहा है, जो इसको क्लियर कर रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ये तीसरे आवर्त से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सांप, छिपकली, तिलचट्टा, डायनासोर। इसका सही आंसर आपका छिपकली हो जाएगा। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं, जबकि एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, यानी जटिल उत्तक है? निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है यानी जटिल उत्तक है? देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं। ये जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं, ये सरल अस्थायी उत्तक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हीमोग्लोबिन में किस धातु की मौजूदगी होती है? हीमोग्लोबिन में किस धातु की मौजूदगी होती है? आपके ऑप्शंस हैं फेरस यानी लोहा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इसका सही आंसर फेरस यानी लोहा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन से। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को
प्रत्येक सेल यानी प्रत्येक कोशिका से ले जाने तथा ले आने का यानी वहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो भरी होती है, किस चीज़ से? धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो भरी होती है, किस चीज़ से? आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त का वहन करती हैं और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है, जो हम कह सकते हैं कि धमनियाँ जो हैं शुद्ध रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरिसन में से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपके ऑप्शंस है इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। आपके सही आंसर यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हो जाएंगे। देखिए ये मेल सेक्स हार्मोन है और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन है, ये वृषण से निकलता है। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।